भाग 1। दरबार की बेचैनी। आगरा का किला। दोपहर का वक्त। बादशाह अकबर अपने तख्ते ताउस पर विराजमान थे, लेकिन उनके चेहरे पर वो रौब नहीं, बल्कि एक गहरी चिंता की लकीरें थीं। दरबार खचाखच भरा था, मगर हर तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई थी, ऐसी खामोशी जो किसी बड़े तूफान से पहले आती है। यह नाकाबिले बर्दाश्त थे। अकबर ने गुस्से में अपना हाथ तंज के हत्थे पर दे मारा। हमारी राजधानी, हमारी सल्तनत का दिल, आगरा, और यहाँ के बाजारों में दंगे हो रहे हैं। दुकानें जलाई जा रही है, सरेआम खून खराबा हो रहा है, और किसी को वजह तक नहीं पता। दरबार में दो गुटों के मुखिया सिर झुकाए खड़े थे। एक तरफ था मीर सिरोज, जो शहर के सबसे अमीर कपड़ा व्यापारियों में से एक था। दूसरी तरफ था हकीम इदरीस, जिसका मसालों का कारोबार दूर दूर तक फैला था। कल शाम इन दोनों के मोहल्लों, जो बाजार में आसपास ही थे, के बीच ऐसा दंगा भड़का कि रातों रात बाजार का एक हिस्सा खंडहर में तब्दील हो गया था। जहांपनाह, मीर सिरोज ने कांपते हुए कहा, गलती हमारी नहीं है। हकीम के आदमियों ने हमारे लड़कों पर पहले हमला किया। झूठ, हकीम इदरीस चीखा। सरासर झूठ। आपके गुंडों ने मेरी दुकान में घुसकर मेरे भतीजे का सिर फोड़ दिया। हमने तो बस अपना बचाव किया है। आलम पनाह। खामोश। अकबर की आवाज गूंजी। हम यह नहीं पूछ रहे कि किसने पहले मारा, हम यह पूछ रहे हैं कि यह सब शुरू क्यों हुआ। क्या पुरानी दुश्मनी थी? दोनों ने एक दूसरे को देखा। नहीं जहांपनाह, सिरोज बोला, कारोबार में मुकाबला तो है, पर ऐसी दुश्मनी कभी नहीं रही। अकबर ने अपने मंत्रियों की तरफ देखा। सबने अपनी नजरें झुका लीं। मुल्ला दो प्याजा ने आगे बढ़कर कहा, जहांपनाह, इन जाहिलों का यही काम है, बात का बतंगड़ बना देते हैं। मेरे ख्याल से इन दोनों मोहल्लों के मुखियाओं को सजाए मौत दे दी जाए, ताकि आइंदा कोई ऐसी जुर्रत न करे। अकबर का गुस्सा और भड़क गया। सजा? बिना जुर्म की जड़ जाने सजा दे दे? क्या इंसाफ को मजाक समझ रखा है, मुल्ला जी? अकबर ने चारों ओर देखा। उनकी नजरें बीरबल को ढूंढ रही थीं, जो हमेशा की तरह दरबार के एक कोने में खड़े मुस्कुरा रहे थे। बीरबल, अकबर ने कहा, सारा दरबार इस गुत्थी को सुलझाने में नाकाम है, और तुम हो कि मुस्कुरा रहे हो। क्या तुम्हें इस फसाद में कुछ मजेदार लग रहा है? बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। मासी जहांपनाह, मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूं क्योंकि मुझे इस फसाद की जड़ साफ नजर आ रही है। पूरा दरबार चौंक गया। मुल्ला दो प्याजा ने मजाक उड़ाया, अरे वाह, हम सब यहां कल से परेशान हैं। और बीरबल को जड़ भी नजर आ गई। क्यों बीरबल, क्या तुमने कोई ख्वाब देखा था? बीरबल ने मुल्ला की बात को नजरअंदाज किया। जहांपनाह, मुझे बस एक दिन की मोहलत और कुछ चीजों की इजाजत चाहिए। कल इसी वक्त मैं उस असल मुजरिम को दरबार में पेश कर दूंगा, जिसकी वजह से आगरा का बाजार जल उठा। अकबर की आंखों में चमक आ गई। मुजरिम? तुम उसे जानते हो? जानता हूं, जहांपनाह, पर अभी उसका नाम लेना ठीक नहीं होगा, बीरबल ने कहा। बस आप मुझे बाजार के उस तबाह हिस्से में बेरोक टोक जाने की इजाजत दे। इजाजत है, अकबर ने ऐलान किया। कल तक का वक्त है तुम्हारे पास, बीरबल। लेकिन याद रखना, अगर कल तुम उस मुजरिम को पेश नहीं कर पाए, तो हम मुल्ला दो प्याजा की बात मानकर इन दोनों, सिरोज और हकीम, को ही सजा दे देंगे। बीरबल ने मुस्कुरा कर हामी भरी और दरबार से निकल गए। उनके पीछे मुल्ला दो प्याजा की जलती हुई निगाहें थीं। भाग 2। जासूस बीरबल और जलेबी वाला। अगले दिन सुबह सुबह बीरबल ने अपना भेष बदला। एक आम देहाती की तरह फटे पुराने कपड़े पहने, सिर पर मैला साफा बांधा और अपनी दाढ़ी को थोड़ा बिखेर लिया। कोई कह नहीं सकता था कि यह सल्तनते मुगलिया का सबसे चतुर मंत्री है। बीरबल सीधे उस बाजार में पहुंचे जहां दंगा हुआ था। मंजर दिल दहला देने वाला था। दुकानें जली हुई थीं, सड़कों पर पत्थर और टूटा हुआ सामान बिखरा पड़ा था। हर तरफ कालिक और धुएं की महक थी। बीरबल ने लोगों से बात करना शुरू किया। क्या हुआ था भाई? उन्होंने एक पान वाले से पूछा, जो अपनी टूटी दुकान का मलबा समेट रहा था। अरे क्या बताए मियाँ, पान वाले ने कहा, कयामत आ गई थी। हकीम के लौंडों ने सिरोज सेठ की बिल्ली को मार दिया। बस वहीं से आग भड़क गई। बीरबल आगे बढ़े। एक चूड़ी वाली बैठी रो रही थी।
अम्मा, क्या हुआ? बिल्ली। नहीं बेटा, बुढ़िया ने आंसू पोंछे, बात बिल्ली की नहीं थी। बात तो सिरोज के पालतू कुत्ते की थी, जिसने हकी के गधे को काट खाया था। बीरबल का सिर चकरा गया। कोई कह रहा था कि लड़ाई पानी भरने को लेकर हुई, कोई कह रहा था कि बच्चों के खेल में झगड़ा हुआ। हर किसी के पास अपनी एक अलग कहानी थी। बीरबल समझ गए कि इन अफवाहों से काम नहीं चलेगा। उन्हें उस जगह पहुंचना होगा जहां यह सब शुरू हुआ था। घूमते घूमते वह बाजार के बीचों बीच एक गली के मुहाने पर पहुंचे। यहां तबाही सबसे ज्यादा थी, और ठीक नुक्कड़ पर एक छोटी सी मिठाई की दुकान थी, जो अब बस कोयले का ढेर लग रही थी। दुकान का नाम था घसीटाराम की जलेबियां। बीरबल ने देखा कि मलबे के पास एक आदमी बैठा, अपना सिर पकड़े रो रहा था। बीरबल उसके पास गए। क्या यही तुम्हारी दुकान थी, भाई? उस आदमी ने रोते हुए सिर उठाया। वो घसीटाराम था। हाँ हुजूर। लुट गए, बर्बाद हो गए। मेरी दुकान तो इन दोनों की लड़ाई में मुफ्त में जल गई। मेरा क्या कसूर था? बीरबल ने घसीटाराम के कंधे पर हाथ रखा। घसीटाराम, सब्र रखो। बादशाह अकबर जरूर इंसाफ करेंगे। बस मुझे एक बात बताओ, यह सब शुरू कैसे हुआ था? कल दोपहर तुम यहां थे? घसीटाराम की आंखों में खौफ तैर गया। मैं क्या बताऊं साहब, मैं तो बस अपनी जलेबियां छान रहा था। बीरबल ने उसकी आंखों में देखा। घसीटाराम, अगर तुम सल्तनत की मदद करना चाहते हो और अपना मुआवजा चाहते हो, तो सच सच बताओ। सबसे पहली आवाज, सबसे पहला झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ? घसीटाराम कुछ देर हिचकिचाया, फिर उसने बीरबल का हाथ पकड़ लिया। साहब, आप जो भी है, नेक आदमी लगते हैं। मैं आपको सब सच बताता हूं, पर वादा करो, मेरी जान को खतरा तो नहीं होगा। तुम्हारी जान की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी, बीरबल ने शाही अंदाज में कहा, जो वो छुपाना भूल गए। घसीटाराम ने इत्मीनान की सांस ली और कहानी शुरू की। भाग 3। वह एक बूंद। साहब, घसीटाराम ने अपनी दास्तान शुरू की। कल दोपहर का वक्त था। बाजार में सन्नाटा पसरा था। गर्मी इतनी थी कि कुत्ता भी जबान बाहर निकाले हाफ रहा था। मैं दुकान पर अकेला था, मक्खियां मार रहा था, सच वाली मक्खियां। धंधा बिल्कुल मंदा था। मैंने सोचा, चलो शाम की तैयारी कर लूं। मैं अंदर से ताजा शहद, हनी का एक बड़ा मर्तबान जार उठाकर लाया। मुझे उसे छोटी शीशियों में भरना था। मैं मर्तबान को झुकाकर शहद उंडेल रहा था कि तभी मेरे हाथ से मर्तबान थोड़ा सा फिसल गया, बस जरा सा। घसीटाराम ने उंगलियों से इशारा किया। ज्यादा नहीं, बस एक बूंद शहद मेरे लकड़ी के गले काउंटर पर टपक गया। शहद गाढ़ा था, वहीं जम गया। मेरा मन किया कि अभी कपड़े से पोंछ दूं, पर साहब, गर्मी बहुत थी और मैं ठहरा आलसी। मैंने सोचा, अरे, एक बूंद ही तो है, कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। रात को दुकान बंद करते वक्त सास कर दूंगा। बस यही सोचकर मैं वापस अपने काम में लग गया। बीरबल की आंखें चमक उठीं। फिर क्या हुआ, घसीटाराम जी? मैं अभी मर्तबान रखकर पलटा ही था कि भिन 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 करती एक मक्खी न जाने कहां से आ गई। सीधी आई और उस शहद की बूंद पर बैठ गई। मजे से शहद चूसने लगी। मैं उसे उड़ाने ही वाला था कि तभी मेरी दुकान में एक छिपकली रहती है साहब, बड़ी मोटी ताजी। उसकी नजर उस मक्खी पर पड़ गई। वो दीवार से सर से उतरी और खप मक्खी को निगल गई। तो बीरबल ने कहा, मक्खी और छिपकली की लड़ाई थी। अरे नहीं साहब, सुनिए तो, घसीटाराम ने उतावलेपन से कहा। जैसे ही छिपकली ने मक्खी को पकड़ा, वैसे ही मीर सिरोज, कपड़ा व्यापारी की वो घमंडी बिल्ली, अरे वही ससेद वाली, जिसे वो शहजादी कहकर बुलाता है, वो मेरी दुकान के पास से गुजर रही थी। उसकी नजर उस मोटी छिपकली पर पड़ गई। बिल्ली के मुंह में पानी आ गया। उसने आव देखा नताव, छलांग लगाई और छिपकली को अपने पंजों में दबोच लिया। तो बिल्ली और छिपकली का झगड़ा था? बीरबल ने फिर पूछा, अपनी हंसी दबाते हुए। अरे नहीं साहब, आप पूरी बात तो सुनिए। घसीटाराम लगभग चीख पड़ा। जैसे ही बिल्ली ने छिपकली को मुंह में दबाया, उसी पल हकीम इदरीस, मसाला व्यापारी,
का वो खूंखार कुत्ता, जिसे वो शेरू कहता है, पर है वो पूरा शैतान। वो अपने मालिक के नौकर के साथ वहां से गुजरा। उस कुत्ते की बिल्ली से पुरानी दुश्मनी है। उसने जैसे ही सिरोज की बिल्ली को देखा, वो भौंकता हुआ झपट पड़ा। नौकर रस्सी संभाल ही नहीं पाया। कुत्ता सीधा बिल्ली पर कूद पड़ा। बिल्ली ने घबराकर छिपकली को छोड़ दिया और म्याऊ करके भागी। कुत्ता उसके पीछे। घसीटाराम हांफने लगा। बीरबल ने कहा, तो यह कुत्ते और बिल्ली का झगड़ा था? हाँ, हाँ साहब, यही था, घसीटाराम बोला। बस यही झगड़ा था, पर यह अभी शुरू हुआ था। भाग 4, चिंगारी से ज्वाला। घसीटाराम ने अपनी धोती के पल्लू से पसीना पोंछते हुए कहा, साहब, वो कुत्ता तो बिल्ली के पीछे लपका। हकीम का नौकर, जो कुत्ते को घुमा रहा था, घबरा गया। उसे डर था कि अगर मीर सिरोज की लाडली बिल्ली को कुछ हो गया तो उसकी खैर नहीं। उसने आव देखा नताव, सड़क से एक पत्थर उठाया और कुत्ते को दे मारा। पत्थर कुत्ते को लगने की बजाय सीधा मेरी दुकान के सामने लटके जलेबी वाले तवे पर लगा। टन की आवाज आई। कुत्ता और भड़क गया। इतने में घसीटाराम की आंखें बड़ी हो गईं। मीर सिरोज का मुनीम, जो पास से ही गुजर रहा था, उसने यह देख लिया। उसने देखा कि हकीम का नौकर उसकी बिल्ली को और कुत्ते को पत्थर मार रहा है। वो चिल्लाया, अरे, हमारी बिल्ली को मारता है, और उसने उस नौकर को एक थप्पड़ जड़ दिया। बस साहब, थप्पड़ लगना था कि थयामत आ गई। हकीम का नौकर भी कम नहीं था। उसने मुनीम को धक्का दे दिया। मुनीम सीधा मेरी जलेबियों की थाली पर गिरा। सारी जलेबियां जमीन पर। मेरा दिल बैठ गया। अब तक दोनों तरफ से शोरगुल शुरू हो गया था। हकीम के नौकर ने चिल्लाना शुरू कर दिया, मार डाला रे, सिरोज के गुंडों ने मुझे मार डाला। और सिरोज का मुनीम चिल्ला रहा था, अरे दौड़ो, हकीम के आदमियों ने दुकान लूट ली। दोनों के मोहल्ले पास पास ही थे। लूट लिया और मार डाला सुनते ही दोनों मोहल्लों से लोग लाठियां और डंडे लेकर निकल पड़े। जिसे जो मिला वो लेकर भागा। साहब, किसी ने यह पूछने की जहमत नहीं उठाई कि हुआ क्या है। हकीम के आदमियों ने समझा कि सिरोज ने हमला बोल दिया। सिरोज के आदमियों ने समझा कि हकीम ने दंगा शुरू कर दिया। पहले तो गुत्थम गुत्था हुई, फिर पत्थरबाजी होने लगी, और फिर किसी ने हकीम की मसाले की बोरी में आग लगा दी। मसाला तो खुद ही जलता है साहब। आग ऐसी भड़की कि मेरी दुकान को भी लपेटे में ले लिया। बस उसके बाद तो जो हुआ वो राख आपके सामने है। घसीटाराम फूट फूट कर रोने लगा। बीरबल गहरे सोच में डूब गए। उन्होंने घसीटाराम के कंधे पर हाथ रखा। घसीटाराम, तुम्हारा नुकसान बादशाह सलामत पूरा करेंगे, लेकिन अभी के लिए तुम मेरे साथ दरबार चलोगे। दरबार? घसीटाराम का चेहरा पीला पड़ गया। मेरी क्या गलती, साहब? तुम्हारी गलती नहीं, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी गवाही चाहिए। और हाँ, तुम्हारी दुकान से वो शहद का मर्तबान तो बच गया है न? हाँ साहब, वो तो अंदर रखा था, बच गया। तो फिर चलो, बीरबल ने कहा। आज दरबार में इंसाफ के साथ साथ एक छोटा सा सबक भी दिया जाएगा। भाग 5, दरबार में मुजरिम की पेशी। अगले दिन दरबार ठीक उसी वक्त लगा। माहौल कल से भी ज्यादा तनावपूर्ण था। मीर सिरोज और हकीम इदरीस अपनी अपनी तरफ घूर रहे थे। मुल्ला दो प्याजा के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। उसे यकीन था कि बीरबल नाकाम होकर लौटेगा। बीरबल को पेश किया जाए, अकबर ने ऐलान किया। बीरबल ने दरबार में कदम रखा। उनके पीछे 2 सिपाही थे और उनके बीच में सहमा हुआ घसीटाराम चल रहा था। एक सिपाही के हाथ में शहद का वही मर्तबान था। अकबर ने घूर कर देखा। बीरबल, यह सब क्या है? हमने तुम्हें मुजरिम लाने को कहा था और तुम इस गरीब हलवाई और शहद के मर्तबान के साथ हाजिर हो गए। क्या यह कोई मजाक है? मुल्ला दो प्याजा हंस पड़ा। हाँ हाँ हाँ, जहांपनाह, मैंने कहा था न। बीरबल का दिमाग अब सठिया गया है। यह दंगे के मुजरिम को नहीं, बल्कि अपनी भूख का इंतजाम करके लाया है। शहद और जलेबी वाला। वाह बीरबल वाह। बीरबल शांत रहे। उन्होंने अदब से झुककर कहा, जहांपनाह, मुजरिम भी यही है और जुर्म की जड़ भी यही है।
बस आपके सब्र की जरूरत है। ठीक है, अकबर ने कहा, हमें कहानी सुनाओ, बीरबल। और याद रहे, हमारे सब्र का इम्तिहान न लेना। बीरबल ने घसीटाराम को आगे किया। जहांपनाह, यह है घसीटाराम। इनकी बाजार में जलेबी की दुकान है। फिर बीरबल ने उस शहद के मर्तबान को लिया और बादशाह के तंत के पास रख दिया। और यह है इस पूरे फसाद का सरगना, इस दंगे का असल मुजरिम। पूरा दरबार सन रह गया। शहद का मर्तबान, मुजरिम। अकबर भी चकरा गए। बीरबल, सास सास कहो। जहांपनाह, बीरबल ने अपनी बुलंद आवाज में कहना शुरू किया, कल जो कुछ भी आगरा के बाजार में हुआ, उसकी शुरुआत न तो मीर सिरोज ने की, न ही हकीम इदरीस ने। इसकी शुरुआत हुई बूंद भर शहद से। बीरबल ने घसीटाराम की पूरी कहानी अक्षरशः पूरे दरबार को सुना दी। उन्होंने बताया कि कैसे घसीटाराम के आलस के कारण शहद की एक बूंद गले पर गिरी, कैसे उस बूंद पर एक मक्खी आकर बैठी, कैसे मक्खी को खाने के लिए एक छिपकली आई, कैसे छिपकली को पकड़ने के लिए मीर सिरोज की बिल्ली झपटी, कैसे बिल्ली पर हकीम इदरीस का कुत्ता भौंकता हुआ लपका। जैसे जैसे बीरबल कहानी सुना रहे थे, मीर सिरोज और हकीम इदरीस के चेहरे शर्म से लाल हो रहे थे। उन्हें एहसास हो रहा था कि वे किस बेवकूफ़ी भरी लड़ाई में अपना सब कुछ गवा बैठे थे। बीरबल ने आगे बताया, और जब कुत्ते बिल्ली की उस लड़ाई में नौकरों ने दखल दिया, तो बात बिल्ली और कुत्ते की नहीं रही, वो मीर सिरोज की इज्जत और हकीम इदरीस की शान की बन गई। अफवाहें उड़ी, मार डाला, लूट लिया का शोर मचा, और दो मोहल्लों के समझदार लोग बिना सोचे समझे, बिना जड़ तक पहुँचे, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। जहांपनाह, बीरबल ने मर्तबान की तरफ इशारा किया, यह फसाद दो इंसानों की दुश्मनी का नहीं, बल्कि एक बूंद भर शहद को नजरअंदाज करने का नतीजा है। भाग 6, बादशाह का इंसाफ और कहानी का सबक। दरबार में स्वीप तक सन्नाटा था। मुल्ला दो प्याजा का मुंह खुला का खुला रह गया था। अकबर अपनी गद्दी से उठ खड़े हुए। उन्होंने मीर सिरोज और हकीम इदरीस को देखा, जो अब घुटनों के बल बैठकर रो रहे थे। जहांपनाह, हमें माफ कर दे, सिरोज ने कहा। हमसे भूल हो गई। हम अपनी दुश्मनी में इतने अंधे हो गए थे कि हमने यह जानने की कोशिश ही नहीं की कि झगड़ा शुरू क्यों हुआ। हमें माफ कर दे, आलम पनाह, हकीम इदरीस ने कहा। हम अपनी इज्जत के झूठे गुमान में अपना बाजार जला बैठे। अकबर कुछ देर शांत रहे। फिर उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और मुस्कुराए। बीरबल, तुम सही कहते थे। मुजरिम तो यह छोटी सी बूंद ही है। फिर वे दरबार की ओर मुड़े और एक गंभीर आवाज में बोले, आज बीरबल ने सिर्फ एक दंगे की जड़ ही नहीं खोजी, बल्कि हुकूमत और जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक दिया है। हम सब अपनी जिंदगी में ऐसी ही छोटी छोटी बातों को बूंद भर शहद समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। एक छोटा सा झूठ, एक छोटा सा आलस, एक छोटी सी लापरवाही, एक छोटा सा घमंड। हम सोचते हैं, अरे इससे क्या फर्क पड़ेगा, पर हम भूल जाते हैं कि यही छोटी सी चिंगारी हवा मिलते ही पूरे जंगल को जलाकर राख कर सकती है। इस फसाद के जिम्मेदार मीर सिरोज या हकीम इदरीस नहीं, बल्कि घसीटाराम का आलस, नौकरों की नासमझी और इन दोनों व्यापारियों का झूठा घमंड है। अकबर ने अपना फैसला सुनाया। सजा के तौर पर मीर सिरोज और हकीम इदरीस दोनों मिलकर घसीटाराम की दुकान और बाजार के उस पूरे हिस्से को दोबारा बनवाएंगे जिसका नुकसान हुआ है। और घसीटाराम, तुम्हें सजा यह मिलती है कि तुम आइंदा कभी अपनी दुकान पर एक बूंद भी नहीं गिराओगे। घसीटाराम ने राहत की सांस ली और जमीन पर माथा टेक दिया। और मुल्ला दो प्याजा, अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि आप इंसाफ के लिए बहुत उतावले थे, सजा के तौर पर आप आज रात के खाने में शहद के अलावा कुछ नहीं खाएंगे। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल की चतुराई ने न सिर्फ एक जलते हुए शहर को बचा लिया, बल्कि एक छोटी सी कहानी से एक बहुत बड़ा सबक भी दे दिया। भाग 1, बादशाह का बोरियत भरा दरबार। आगरा। गर्मी की एक चिपचिपी दोपहर। यमुना नदी भी जैसे आलस में धीरे धीरे बह रही थी। किले के दीवाने खास में बादशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने मखमली तंज पर विराजमान थे, लेकिन उनके चेहरे पर सल्तनत के मालिक का रौब नहीं, बल्कि गहरी
बोरियत, बॉर्डम छाई हुई थी। दरबार लगा था। सरशी हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। तानसेन एक धीमी सी ठुमरी छेड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अकबर ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। नहीं तानसेन, आज नहीं। आज तुम्हारे राग में भी वो बात नहीं जो हमारी ऊब को दूर कर सके। दरबार में सन्नाटा छा गया। जब बादशाह ऊब जाते थे तो यह पूरे दरबार के लिए खतरे की घंटी होती थी। अकबर ने अपने नवरत्नों पर नजर दौड़ाई। सब सिर झुकाए खड़े थे। क्या है यह सब? अकबर ने हुक्का एक तरफ रखते हुए कहा। वही चेहरे, वही बातें, वही जी जहांपनाह, आप सलामत रहें। अरे कोई नई बात करो, कोई नई पहेली लाओ, कोई ऐसा सवाल जो हमारी अक्ल को चुनौती दे। मुल्ला दो प्याजा, जो हमेशा बीरबल को नीचा दिखाने का मौका ढूंढते थे, फौरन आगे आए। जहां पनाह, अक्ल की बात तो वही कर सकता है जिसके पास हो। उन्होंने बीरबल की तरफ कनखियों से देखते हुए कहा। आप हुक्म दे, हम कोई ऐसी पहेली पेश करें कि। खामोश मुल्ला, अकबर ने डांटा। तुम्हारी पहेलियां हम जानते हैं। मुर्गी पहले आई या अंडा, यही सब। अरे हम बादशाह हैं, कोई मदरसे के तालिबिल्म नहीं। अकबर अपनी गद्दी से उठ खड़े हुए और टहलने लगे। हम कुछ ऐसा चाहते हैं जो हो ही न सके, कुछ पेचीदा, कुछ असंभव। अकबर टहलते टहलते खिड़की तक गए और बाहर बाजार की भीड़ को देखने लगे। हजारों लोग। उन्होंने कहा, कोई किसान है, कोई सिपाही, कोई बनिया, सब सीधे सादे। एक आदमी, एक ही काम, एक ही रूप। अकबर पलटे और सीधे बीरबल की तरफ देखा, जो कोने में खड़े सब तमाशा देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। बीरबल, अकबर की आवाज गूंजी। तुम मुस्कुरा रहे हो, लगता है हमारी बोरियत तुम्हें मजेदार लग रही है। बीरबल ने अदब से झुककर कहा, आलम, मैं आपकी बात पर मुस्कुरा रहा हूं। आपने कहा, एक आदमी, एक ही रूप। यह दुनिया इतनी सीधी नहीं है जहांपनाह। यहां हर आदमी कई नकाब पहने बैठा है। अच्छा, अकबर की आंखों में चमक आई। उन्हें लगा कि चलो कुछ तो मजा आएगा। तो ठीक है बीरबल, अगर दुनिया इतनी ही पेचीदा है तो हम तुम्हें एक काम देते हैं। हम तुम्हें 7 दिन का वक्त देते हैं। हुक्म करें जहांपनाह। अकबर वापस अपने तन पर बैठ गए और अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बोले, जाओ और हमारी सल्तनत से, इसी आगरा शहर से, एक ऐसे आदमी को ढूंढ कर लाओ जो हो तो एक, लेकिन उसके रूप 3 हो। आदमी एक, रूप 3। पूरा दरबार सन्न रह गया। आदमी एक, रूप 3, यह क्या बला है? मुल्ला दो प्याजा जोर से हंसे। हाँ हाँ हाँ, यह तो नामुमकिन है जहांपनाह। आदमी या तो आदमी होगा या बहुरूपिया। आप बीरबल से बहुरूपिया लाने को कह रहे हैं। अकबर ने मुल्ला को शांत रहने का इशारा किया। नहीं मुल्ला, हमें बहुरूपिया नहीं चाहिए। हमें एक आम आदमी चाहिए, जो रहता इसी समाज में हो, पर उसकी हैसियत, उसका रूप, हालात के हिसाब से 3 अलग अलग हो। और सुनो बीरबल, अकबर ने शर्त रखी, अगर तुम 7 दिन में उस आदमी को पेश नहीं कर पाए तो तुम्हें 1 महीने के लिए दीवान-ए-छा से बर्खास्त कर दिया जाएगा, और तुम्हें अपनी मूंछों का एक किनारा मुंडवाना होगा। दरबार में दबीद भी हंसी फूट पड़ी। बीरबल की मूंछें उनकी शान थीं। मुल्ला दो प्याजा खुशी से उछल पड़े। वाह वाह जहांपनाह, क्या इंसाफ है। हम अभी से बिना मूंछ के बीरबल का तसव्वुर करके खुश हो रहे हैं। बीरबल ने अपनी मूंछों पर ताव दिया। जहांपनाह, आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। बोलो, अकबर ने कहा। अगर मैं 7वें दिन उस एक आदमी को उसके 3 रूपों के साथ पेश करने में कामयाब हो गया, तो मुल्ला दो प्याजा को पूरे दरबार के सामने मुझे अक्ल का बादशाह कहकर सलाम करना होगा, वो भी 10 बार। मुल्ला जी का चेहरा फीका पड़ गया। यह नामुमकिन है। तुम हारोगे बीरबल। वो तो 7 दिन बाद पता चलेगा मुल्ला जी, बीरबल ने कहा और दरबार से बाहर निकल गए। भाग 2, बीरबल की मजेदार खोज और मुल्ला का जासूस। बीरबल के दरबार से निकलते ही मुल्ला दो प्याजा ने अपने सबसे खास और सबसे बेवकूफ शागिर्द हकीम लुकमान, जो नाम का ही हकीम था, अक्ल से पैदल था,
को बुलाया। लुकमान, जाओ, बीरबल पर नजर रखो। वो कहा जाता है, किससे मिलता है? हमें पल पल की खबर चाहिए। बीरबल को इस बार कटामूछ होकर ही रहना है। लुकमान, जी उस्ताद, कहकर बीरबल के पीछे लग लिया। पहला दिन, बीरबल और धोबी। बीरबल न अपने घर गए, न दीवाने आम। वह सीधे यमुना किनारे धोबी घाट पहुंचे। लुकमान एक झाड़ी के पीछे छिप गया। बीरबल ने धोबियों के मुखिया रहीमू काका को पकड़ा। रहीमू जोर जोर से कपड़े पटक रहा था। रहीमू, बीरबल ने पूछा, तुम आदमी एक हो या तीन? रहीमू ने कपड़ा पटकना रोक दिया। क्या बोले हुजूर? आदमी तो हम एक ही है। हमारी एक ही बीवी है, कमरून। हाँ, बच्चे तीन हैं। अरे वो नहीं, बीरबल ने जानबूझकर जोर से, ताकि लुकमान सुन ले, कहा, हमारा मतलब है, तुम्हारे रूप कितने हैं? रहीमू घबरा गया। उसे लगा वजीर साहब गर्मी से पगला गए हैं। हुजूर, रूप वूप तो अल्लाह की देन है। सुबह जैसे दिखते हैं, शाम को भी वैसे ही दिखते हैं। हाँ, कपड़े मैले हो जाते हैं। बीरबल ने अपना माथा पीटा, नाटक करते हुए। अरे भाई, तुम काम क्या करते हो? कपड़े धोते हैं, हुजूर। और क्या करते हो? कपड़े सुखाते हैं, हुजूर। और इस्त्री करते हैं। तो हो गए न तीन रूप, धोबी, सुखाबी, इस्त्रीबी। बीरबल ने ऐलान किया। रहीमू काका ने हाथ जोड़ लिए। हुजूर, आप जो कहें, पर हमें धोबी ही रहने दे। यह सुखाबी बड़ा अजीब सा लग रहा है। बीरबल ने निराश होने का नाटक किया और वहां से चल दिए। लुकमान ने फौरन मुल्ला को खबर दी, उस्ताद, बीरबल पगला गया है। वो धोबी में तीन रूप ढूंढ रहा था। वो हारने वाला है। मुल्ला जी बहुत खुश हुए। दूसरा दिन, बीरबल और कुम्हार। दूसरे दिन, बीरबल कुम्हारों की गली में पहुंचे। लुकमान इस बार एक बड़े से मटके के पीछे छिप गया। बीरबल ने कुम्हार पचकू को पकड़ा, जो चाक पर मिट्टी गूंथ रहा था। पचकू, हमें एक आदमी तीन रूप वाला चाहिए। पचकू ने अपने मिट्टी वाले हाथ जोड़े। हुजूर, आदमी तो मैं एक ही हूं। रूप का पता नहीं, पर मटके तीन साइज के मिल जाएंगे, छोटा, मंझला और बड़ा। बीरबल ने फिर नाटक किया। पचकू, तुम समझते नहीं। देखो, पहला रूप, तुम मिट्टी गूंथते हो। दूसरा रूप, तुम चाक चलाते हो। तीसरा रूप, तुम मटके पकाते हो। पचकू ने सिर खुजाया। हुजूर, यह रूप नहीं है। यह प्रोसेस है। आप मटका पकाने से पहले खरीदेंगे तो वो कच्चा रह जाएगा। रूप वूप सब बेकार की बातें हैं। बीरबल फिर निराश होकर लौट आए। लुकमान ने फिर खबर दी, उस्ताद, आज कुम्हार से मिले। कुम्हार ने बीरबल को ही कच्चा बता दिया। हाँ हाँ। मुल्ला जी ने उस रात दावत रखी। तीसरा, चौथा, पांचवा दिन, बीरबल अगले 3 दिन कहीं नहीं गए। वह बस अपने घर के बागीचे में बैठे बच्चों को कहानियां सुनाते रहे, शतरंज खेलते रहे और ठंडी लस्सी पीते रहे। लुकमान बेचारा बीरबल के घर के बाहर पेड़ पर बंदर बना बैठा रहा। उसने मुल्ला को खबर दी, उस्ताद, गजब हो गया। बीरबल ने हार मान ली है। वो 3 दिन से घर पर लस्सी पी रहा है। उसने मूंछें बचाने की उम्मीद छोड़ दी है। मुल्ला दो प्याजा की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने पहले ही दरबार में ऐलान करवा दिया कि बीरबल की मूंछकटाई देखने जरूर पधारे। उन्होंने अपने लिए एक नया उस्तरा, रेजर, भी मंगवा लिया था। बेवकूफ बीरबल, मुल्ला ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, मान ही लिया कि दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं। आदमी एक, रूप 3। हाँ, बादशाह का भी क्या ख्याल था। लेकिन बीरबल, वो तो बस सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। भाग 3, छठवें दिन की नाइटंकी। छठवें दिन की सुबह, बीरबल आराम से उठे। उन्होंने अपने खादिम से कहा, जाओ, बाजार से गंगू को बुला लाओ। गंगू? कौन गंगू, हुजूर? अरे वही गंगू, अपना गंगू नाई बाबा। लुकमान, जो पेड़ पर सो गया था,
नाम सुनकर हड़बड़ाकर उठा और मुल्ला के पास भागा। उस्ताद, बीरबल ने गंगू को बुलाया है, कोई नया सुराग है। आधे घंटे में गंगू नाई अपनी छोटी सी पेटी, जिसमें उस्तरा, कैंची और तेल की शीशियां थीं, लेकर हाजिर हुआ। गंगू सिर्फ नाई नहीं था, वो आगरा का चलता फिरता अखबार था। उसे शहर के हर घर की खबर थी। आओ गंगू, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा। पैर छूता हूं वजीर साहब, गंगू ने झुककर सलाम किया। आज सुबह सुबह कैसे याद किया? मूंछें छंटवानी है या सर पे तेल? चुप, बीरबल ने उसे टोका। आज हजामत, शेव नहीं करवानी। आज तुमसे कुछ पूछना है। पूछिए मालिक। गंगू की जबान हाजिर है। बीरबल ने गंगू को घूर कर देखा। गंगू, तुम आदमी कितने हो? गंगू घबरा गया। यह वही सवाल है जो धोबी और कुम्हार से पूछा गया था। खबर पूरे बाजार में फैल चुकी थी। मालिक, मैं तो एक ही हूं, मेरी बीवी भी एक ही है, कसम से। बीरबल हंसे। गंगू, डरो मत, मैं तुम्हारी रूपो की बात कर रहा हूं। रूप? गंगू ने अपनी शक्ल पानी के तसले में देखी। रूप तो मालिक माँ बाप का दिया है। कालाक्लूटा हूं पर दिल का साफ हूं। अरे बुद्धू, बीरबल ने उसके सिर पर एक हल्की चपत लगाई। मैं काम की बात कर रहा हूं। यह बताओ, यह क्या है? बीरबल ने उसकी पेटी की तरफ इशारा किया। यह हजामत का सामान है। अच्छा, तो इससे तुम क्या करते हो? आपकी, बादशाह सलामत की और बड़े बड़े अमीरों की दाढ़ी बाल बनाता हूं। शाबाश, बीरबल ने कहा। अच्छा गंगू, यह तो हुआ तुम्हारा पहला काम। और क्या करते हो तुम? गंगू ने सोचा। और क्या? हाँ, कल रात मैं मुंशी तोताराम के बेटे की शादी में गया था। क्यों, वहां भी हजामत बनानी थी? अरे नहीं मालिक, गंगू शर्मा गया। मैं वहां कलाकार बनकर गया था। मैं ढोलक बजाता हूं, ऐसी ढोलक बजाता हूं कि मुर्दे भी नाच उठें। सबने मुझे उस्ताद गंगू कहकर बुलाया। वाह वाह, बीरबल की आंखें चमक गईं। तो तुम उस्ताद गंगू भी हो? यह हुआ तुम्हारा दूसरा काम। एक हजामत, दूसरा ढोलक, और कुछ? गंगू, जोर डालो दिमाग पर। गंगू ने अपना सिर खुजाया जहां बाल कम थे। और हाँ, एक बहुत जरूरी काम। क्या? गंगू थोड़ा नजदीक आया और फुसफुसाया। मालिक, रिश्ता विवाह। यह जो मुंशी तोताराम के बेटे की शादी हुई ना, वो रिश्ता भी मैंने ही करवाया था। क्या? जी। गंगू की छाती चौड़ी हो गई। लड़के वाले मान नहीं रहे थे। मैंने ही लड़की वालों को समझाया, लड़के वालों को मनाया। जब मैं रिश्ता लेकर जाता हूं न मालिक, तो लोग मुझे गंगू नाई नहीं, गंगू भाई कहकर सिर पर बिठाते हैं, आवभगत करते हैं। मैं उनका समधी, रिलेटिव बराबर लगता हूं। बीरबल अपनी कुर्सी से उछल पड़े। मिल गया। हाँ हाँ हाँ, मिल गया। गंगू डर गया। क्या मिल गया मालिक? मेरा कोई औजार गिर गया क्या? बीरबल ने गंगू को गले लगा लिया। गंगू, तू आदमी नहीं, हीरा है। तू ही है वो आदमी एक, रूप तीन। गंगू अभी भी समझ नहीं पाया। बीरबल ने उसे बिठाया। गंगू, कल सुबह तुम्हें मेरे साथ बादशाह के दरबार में चलना है। दरबार? गंगू की धोती पीली होने लगी। मालिक, मुझसे कोई गलती हो गई। मैंने मुल्ला दो प्याजा की दाढ़ी जराब नहीं काटी। वो खुद ही टेढ़ा मेढ़ा हिल रहे थे। डरो मत, बीरबल ने कहा। कल तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। बस अपनी तीनों रूप की चीजें साथ ले आना। तीनों रूप की चीजें? हाँ, बीरबल ने समझाया। अपनी हजामत की पेटी, अपनी ढोलक, और वो जो तुम रिश्ते नाते लिखते हो, वो बही खाता। जी मालिक, गंगू ने कहा, हालांकि उसे अभी भी समझ नहीं आया था कि माजरा क्या है। बाहर पेड़ पर बैठा लुकमान सब सुनकर घबरा गया। गंगू नाई, ढोलक, बही खाता, यह क्या चक्कर है? वह फौरन मुल्ला को रिपोर्ट करने भागा। भाग 4, 7वां दिन।
दीवानेछास का महामुकाबला। 7वां दिन। दीवानेछास आज खचाखच भरा था। सिपाही, मंत्री, दरबारी, बावर्ची सब जमा थे। आज बीरबल की मूंछकटाई का तमाशा जो होने वाला था। मुल्ला दो प्याजा आज शाही लिबास में अपनी सबसे बड़ी पगड़ी बांधकर आए थे। उनके हाथ में मखमल में लिपटा एक तेज धार वाला उस्तरा था। बादशाह अकबर तंत पर बैठे और मुस्कुराए। क्या बात है मुल्ला जी, आज तो आप दूल्हे लग रहे हैं। सब आपकी मेहरबानी जहांपनाह, मुल्ला ने कहा। आज हम इस दरबार को अशुद्ध करने वाले से शुद्ध कर देंगे। बीरबल को पेश किया जाए। बीरबल ने शाही अंदाज में कदम रखा। उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। वह अपनी मूंछों पर ताव देते हुए आए। आओ बीरबल, अकबर ने कहा। आज 7वां दिन है। कहा है वो आदमी एक, रूप 3? या हम मुल्ला को जहमत दे कि वो अपना उस्तरा तेज करे। मुल्ला ने उस्तरा हवा में चमकाया। उस्तरा तेज है जहांपनाह, बस गर्दन की, मेरा मतलब मूंछों की देरी है। बीरबल मुस्कुराए। आलम, इतनी जल्दी क्या है? वो आदमी हाजिर है, और वो कोई और नहीं बल्कि हमारे आगरा का ही एक मशहूर बाशिंदा है। पेश किया जाए। श्रीमान गंगू प्रसाद को बीरबल ने ऐलान किया। दरवाजे से गंगू नाई घबराता स्कुचाता हुआ अंदर आया। बेचारा इतना डर गया था कि उसकी धोती उसके पैरों में ही उलझ रही थी। उसके एक हाथ में हजामत की पेटी थी, दूसरे में ढोलक लटक रही थी और बगल में एक लाल बही खाता दबा था। उसे देखते ही पूरा दरबार हंस पड़ा। मुल्ला दो प्याजा तो आगबूला हो गए। बीरबल, यह मजाक है। तुम दरबार में एक नाई को ले आए। यह है तुम्हारा आदमी एक, रूप 3? यह तो बस एक नाई है। इसकी तो एक ही जाति, एक ही काम है। जहांपनाह, मुल्ला ने अकबर से कहा, यह दरबार का अपमान है। इसने एक नाचीज नाई को लाकर हम सबका वक्त बर्बाद किया है। इसकी मूंछें अभी काटी जाए। रुको मुल्ला, अकबर ने कहा। उनकी आंखों में दिलचस्पी जाग उठी थी। हमें इसमें बीरबल की कोई चाल लगती है। बीरबल, समझाओ, यह एक नाई 3 रूप वाला कैसे है? भाग 5, 3 रूपों का पर्दाफाश। बीरबल, गंगू को खींचकर बीच में लाए। गंगू बेचारा कांप रहा था। जहांपनाह, बीरबल ने शुरू किया। आपने एक ऐसा आदमी मांगा था जो हो तो एक, पर समाज में उसके रूप 3 हो। यह है गंगू, आदमी एक। अब मिलिए इसके 3 रूपों से। पहला रूप, सेवक, द सर्वेंट। बीरबल ने गंगू के हाथ से हजामत की पेटी ली और उसे खोला। गंगू, यह क्या है? ममालिक, उस्तरा, कैंची। और इससे तुम क्या करते हो? हजामत, दाढ़ी, बाल। बिल्कुल, बीरबल ने दरबार की तरफ मुड़कर कहा। जहांपनाह, यह है गंगू का पहला रूप। जब यह नाई बनकर उस्तरा लेकर हमारे सामने खड़ा होता है, तब यह एक सेवक होता है। हम तंत पर बैठते हैं और यह जमीन पर। यह हमारी सेवा करता है। हम इसके मालिक होते हैं और यह हमारा नौकर। यह इसका सबसे निचला रूप है। क्यों गंगू, सही कहा न? गंगू ने डरते डरते सिर हिलाया। जी, मालिक। मुल्ला ने तंज कसा। तो इसमें क्या बड़ी बात है? यह तो उसका पेशा है। दूसरा रूप, उस्ताद, द मास्टर आर्टिस्ट। सब्र, मुल्ला जी, बीरबल ने कहा। अब देखिए दूसरा रूप। बीरबल ने गंगू के कंधे से ढोलक उठाई। गंगू, यह क्या है? ढोलक देखते ही गंगू की आंखों में चमक आ गई। उसका डर थोड़ा कम हुआ। मालिक, यह ढोलक है, मेरा साज। और जब तुम इसे बजाते हो। जब मैं इसे बजाता हूं, गंगू की आवाज थोड़ी बुलंद हुई, तो महसिले झूम उठती है। जहांपनाह, बड़े बड़े अमीर मेरे फन की कद्र करते हैं। लोग मुझे उस्ताद गंगू कहकर बुलाते हैं। वे मेरी कला के शिष्य, डिसाइपल बन जाते हैं और मैं उनका गुरु। बीरबल ने कहा। जहांपनाह, गौर फरमाइए, वही गंगू जब हाथ में उस्तरा था तो सेवक था।
जब हाथ में ढोलक आई तो उस्ताद, मास्टर बन गया। पहले लोग इससे ऊपर थे, अब लोग इसकी कला के नीचे हैं। यह है इसका दूसरा रूप। अकबर की भ्रिकुटियां उठीं। बात तो दिलचस्प है। एक ही आदमी, सेवक भी और उस्ताद भी। लेकिन बीरबल, यह तो दो ही रूप हुए। शर्त तीन की थी। अब क्या? मुल्ला दो प्याजा हंसा। फंस गए। बीरबल, मान लो हार। लाओ अपनी मूंछें आगे करो। तीसरा रूप, समधी, द ऑनर्ड रिलेटिव। मुल्ला जी, इतनी जल्दी क्या है? बीरबल ने गंगू की बगल में दबा लाल बही खाता निकाला। गंगू, यह क्या है? इसमें तो बड़े बड़े नाम लिखे हैं। गंगू अब तक थोड़ा खुल चुका था। उसने अपनी धोती का किनारा ठीक किया और बोला, जहांपनाह, यह मेरा रिश्तों का बही खाता है। मैं सिर्फ बाल नहीं काटता, मैं घर भी जोड़ता हूं। मैं शादियों के लिए रिश्ते, मैच मेकिंग करवाता हूं। तो? मुल्ला ने पूछा। तो यह, बीरबल ने जोरदार आवाज में कहा, कि यह गंगू का तीसरा और सबसे ऊंचा रूप है। गंगू, जरा बताओ, बीरबल ने पूछा, जब तुम किसी के घर रिश्ता लेकर जाते हो, तब क्या होता है? गंगू की छाती गर्व से फूल गई। हुजूर, तब मेरी इज्जत ही अलग होती है। वही जमींदार जो मुझसे अपनी दाढ़ी बनवाते वक्त तूतलाक करता है, वही जमींदार जब मैं उसकी बेटी का रिश्ता लेकर जाता हूं, तो मुझे गंगू भाई कहकर मसंद गद्दी पर बिठाता है। वो मुझे नाई नहीं, बल्कि समधी, परिवार का हिस्सा बराबर इज्जत देता है। मेरी आवभगत होती है। मुझे शरबत और मेवे पेश किए जाते हैं। उस वक्त नम सेवक होता हूं, न उस्ताद। उस वक्त मैं एक सम्मानित अतिथि, ऑनर्ड गेस्ट होता हूं, जिसकी बात कोई नहीं टाल सकता। उस वक्त मैं उन सब लोगों से ऊंचा होता हूं। भाग 6, बादशाह का इंसाफ और मुल्ला की शामत। बीरबल ने तीनों चीजें, उस्तरा, ढोलक और बही खाता, बादशाह के कदमों में रख दी। तो जहांपनाह, बीरबल ने अपनी बात पूरी की। आदमी 1, गंगू नाई। रूप 3। जब उस्तरा हाथ में, तो वह एक सेवक है, सबसे नीचे। जब ढोलक हाथ में, तो वह एक उस्ताद, कलाकार है, बीच में। और जब रिश्ता हाथ में, तो वह एक समधी, सम्मानित अतिथि है, सबसे ऊपर। यही वह आदमी है, जहांपनाह, जो समाज में एक ही समय पर 3 अलग-अलग हैसियत रखता है। एक ही आदमी, 3 अलग-अलग रूप। दीवाने छास में ऐसा सन्नाटा छाया कि सुई गिरने की आवाज भी आ जाए। सब गंगू नाई को देख रहे थे, जो अब डर नहीं रहा था, बल्कि मुस्कुरा रहा था। बादशाह अकबर अपनी गद्दी से उठ खड़े हुए। उन्होंने जोरदार ठहाका लगाया। वाह बीरबल, वाह! मान गए। तुम्हारी नजर की दाद देनी पड़ेगी। तुमने न सिर्फ हमारी पहेली सुलझाई, बल्कि हमें समाज का एक बहुत बड़ा सच भी दिखा दिया। हर इंसान के कई रूप होते हैं। अकबर ने मुल्ला दो प्याजा की तरफ देखा, जिनका चेहरा उस तरह से भी ज्यादा सफेद पड़ गया था। क्यों मुल्ला जी? अकबर ने कहा। बीरबल की मूंछें तो अब कटने से रहीं। लगता है अब आपको अपनी शर्त पूरी करनी होगी। शर्त? मुल्ला हकलाया। हाँ, 10 बार। अक्ल का बादशाह, सलाम। शुरू हो जाइए। अब शुरू हुआ असली तमाशा। मुल्ला दो प्याजा, गुस्से और शर्म से लाल, बीरबल के सामने झुके। पहली बार, अक्ल के बादशाह, सलाम। आवाज ही नहीं निकली। दूसरी बार, अक्ल के बादशाह, सलाम। चीख कर। तीसरी बार, अक्ल के दुश्मन, नहीं, बादशाह, सलाम। गलती से। चौथी बार, अक्ल के बादशाह, तुम्हारी मूंछें कट जाती तो अच्छा होता, सलाम। मन में कहा। पांचवीं बार, अक्ल हिचकिया। बादशाह, सलाम। पूरा दरबार हंस हंस कर लोटपोट हो गया। गंगू नाई भी अपनी ढोलक पीट पीट कर हंस रहा था। बादशाह अकबर ने गंगू को, भाग 1, चापलूसी की बार और बादशाह की ऊब। आगरा का दीवान एथास। महल सोने और रत्नों से जगमगा रहा था, पर बादशाह अकबर का मन अंधेरे में डूबा था।
कारण चापलूसी। पिछले कुछ हफ्तों से दरबार में एक नया धनी व्यापारी सेठ छगनलाल आया हुआ था। छगनलाल के पास बेपनाह दौलत थी और उससे भी ज्यादा बेपनाह मीठी बातें थीं। छगनलाल की हर बात अकबर की तारीफ में शुरू होती थी और अकबर की तारीफ में ही खत्म होती थी। जहांपनाह, छगनलाल ने एक दिन कहा, जब अकबर ने नई पगड़ी पहनी थी, यह पगड़ी नहीं है, यह तो स्वर्ग से उतरकर आया इंद्रधनुष है, जिसे सिर्फ आपके दिव्य सिर पर ही स्थान मिल सकता है। जब आप इसे पहनते हैं तो सूरज भी शर्माकर अपनी किरणें धीमी कर लेता है। अकबर ने सिर्फ हूं कहा। अगले दिन छगनलाल ने अकबर के बैठने की कुर्सी की तारीफ कर डाली। आलम पारा, यह सिंहासन नहीं है, यह तो ज्ञान का पहाड़ है और इस पर विराजने वाला ही सच्चा शाही देवत्व है। आपकी शान में तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। शुरुआत में अकबर को यह सब मजेदार लगा, पर धीरे धीरे यह सब इतना खोखला लगने लगा कि उनका जी ऊब गया। बस करो छगनलाल, अकबर एक दिन झल्लाकर बोले। हम तुम्हारी तारीफें सुनकर थक गए हैं, क्या तुम कुछ और भी बोल सकते हो? छगनलाल डर गया। मालिक, मैं तो बस सच कह रहा हूं। मेरी बातें मीठी इसलिए है क्योंकि आपकी शख्सियत चीनी से भी ज्यादा मीठी है। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा, जो हमेशा की तरह कोने में खड़े मुस्कुरा रहे थे। बीरबल, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये मीठी बातें सिर्फ खोखले शब्द है? क्या ये तारीफें हमारे शाही तजाने में 1 रुपया भी जोड़ सकती है? क्या छगनलाल की ये मीठी बातें किसी गरीब की भूख मिटा सकती है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, छगनलाल की बातें तो सिर्फ चापलूसी है, इसलिए ये खोखली है। लेकिन मीठी बातें अगर सच्चे दिल से कही जाए तो वे यकीनन सोने से ज्यादा कीमती होती है। अकबर ने हुक्का जोर से पटका। प्रमाण, हमें प्रमाण चाहिए। बीरबल, तुम कहते हो कि शब्द सोने से ज्यादा कीमती है, तो हम एक ऐलान करते हैं। शाही ऐलान। दरबार के सभी सदस्य ध्यान दे। जो भी यह साबित कर देगा कि मीठी बातें सोने या हीरे से ज्यादा मूल्यवान है, उसे शाही तजाने से 1 लाख सोने की अशर्सिया इनाम में दी जाएंगी। सेठ छगनलाल और बाकी सभी दरबारी उत्साहित हो गए। छगनलाल ने बीरबल की तरफ घमंड से देखा। यह गरीब पंडित क्या साबित करेगा? सोना ही सोना होता है, शब्द क्या कर लेंगे? भाग 2, छगनलाल का सोने और चापलूसी का प्रयोग। सेठ छगनलाल ने अगले दिन अकबर के सामने अपनी योजना रखी। जहांपनाह, मैं साबित करूंगा कि मीठी बातें सिर्फ वहां चलती है जहां लोग पहले से लालची हों। गांव के गरीब और भूखे लोगों पर इन बातों का कोई असर नहीं होता। वहां सिर्फ सोना ही काम आता है। अकबर ने उन्हें इजाजत दे दी। परीक्षण स्थल, पास के एक गरीब गांव बस्ती खाक। सेठ छगनलाल अपनी शानदार बग्घी में भरकर सोने की मोहरों से भरी एक छोटी पेटी लेकर बस्ती खाक पहुंचे। गांव वाले उन्हें देखकर हैरान रह गए। पहला प्रयोग, हलवाई की दुकान पर। छगनलाल एक छोटी सी मिठाई की दुकान पर गए। ओ हलवाई, छगनलाल चिल्लाए, तुम्हारी मिठाई? अरे, तुम्हारी मिठाई तो ऐसी लगती है जैसे बादलों के टुकड़े। तुम्हारे गुलाब जामुन नहीं है, ये तो जन्नत के मोती है। तुम मिष्ठान बनाने के बादशाह हो। हलवाई, जो पसीने से तर था, बस देखता रहा। सेठ जी, तारीफ के लिए शुक्रिया। अब पैसे दे दीजिए। 4 आने हुए। पैसे? छगनलाल चौंक गए। अरे, मैंने तुम्हारी इतनी तारीफ की। मैंने कहा, तुम बादशाह हो, क्या बादशाह से पैसे लोगे? हलवाई ने कड़ाही दिखाते हुए कहा, सेठ जी, यह कड़ाही तारीफ से नहीं, पैसों से चलती है। आप मेरी तारीफें खाइए और पैसे दे जाइए। छगनलाल नाराज होकर वहां से चल दिए। दूसरा प्रयोग, किसान और बैल। छगनलाल ने गांव के एक किसान को देखा जो अपने दुबले-पतले बैल को लेकर जा रहा था। मेरे भाई, छगनलाल जोर से चिल्लाए, तुम्हारे बैल को देखकर तो लगता है यह साक्षात कामधेनु का वारिस है। इसकी आंखें ऐसी है जैसे उनमें यमुना का पानी भरा हो। तुम कितने भाग्यशाली हो। किसान ने बैल को प्यार से थपथपाया और फिर छगनलाल की तरफ देखा। शुक्रिया, सेठ जी, लेकिन कल शाम ये आपके बात में घुस गया था और 2 बीघा घास चर गया।
₹20 बनते हैं। क्या? छगनलाल गुस्से से लाल हो गए। मैंने तुम्हारी इतनी तारीफ की। मैंने तुम्हारे बैल को कामधेनु कहा। किसान ने अपनी लाठी दिखाते हुए कहा, सेठ जी, अगर मेरा बैल कामधेनु होता तो मैं आपसे तारीफ नहीं, आशीर्वाद मांगता। पर ये तो भूखा बैल है, और भूखा बैल तारीफ नहीं, चारा मांगता है। इससे दो। छगनलाल बुरी तरह अपमानित हुए और वहां से भाग खड़े हुए। अगले दिन दरबार में छगनलाल ने अपनी हार स्वीकार की। जहां पनाह, मीठी बातें सिर्फ बेकार की बकवास है। गरीबों के लिए केवल सोना ही काम आता है। वे न तारीफ समझते हैं, न ज्ञान। मैं हार मानता हूं, शब्द वर्थलेस है। बीरबल ने सिर हिलाया। नहीं, छगनलाल जी, आपके शब्द तो वर्थलेस थे, क्योंकि वे चापलूस थे। आपने मीठी बातें नहीं, झूठी तारीफ की, इसलिए वे किसी काम की नहीं आई। भाग 3, सरदर्दपुर की चुनौती। अकबर ने देखा कि छगनलाल अपनी हार को शब्दों की नहीं, लोगों की गलती मान रहा है। ठीक है, अकबर ने ऐलान किया, हम तुम दोनों को आखिरी मौका देते हैं। अब यह मीठी बातें नहीं, जिंदगी का सवाल है। चुनौती स्थल, आगरा से 50 मील दूर एक गांव, सरदर्दपुर। सरदर्दपुर। बीरबल, छगनलाल, अकबर ने कहा, उस गांव में भयानक सूखा पड़ा है। गांव का इकलौता कुआं सूख गया है। अब गांव के दो सबसे बड़े किसान भाई, रामू और शामू, गांव के आखिरी तालाब के थोड़े से पानी पर कब्जा करने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। हालात इतने जराब है कि गांव वाले एक दूसरे को मार डालने पर उतारू है। जाओ, छगनलाल, तुम अपनी सारी दौलत ले जाओ। बीरबल, तुम अपनी सारी मीठी बातें ले जाओ। 3 दिन में जो भी इस गांव के पानी का झगड़ा खत्म करके, लोगों को एक करके, उन्हें शांति से जीने का रास्ता दिखाएगा, वह 1 लाख अशर्सिया जीतेगा। याद रहे, वहां पुलिस नहीं जाएगी, वहां सिर्फ सोना या जबान काम करेगी। छगनलाल खुशी से उछल पड़ा। पानी का झगड़ा, यह तो सोने से मिनटों में खत्म हो जाएगा। बीरबल बस मुस्कुराए। वह जानते थे कि असली मीठी बात सोने से नहीं खरीदी जा सकती। भाग 4, सोने की विफलता। सरदर्दपुर की स्थिति भयानक थी। धूल भरी हवा, टूटी फूटी झोपड़ियां और हर चेहरे पर गुस्सा। कुआं एक कंकाल की तरह खड़ा था। छगनलाल का आगमन। छगनलाल अपनी सोने की पेटी लेकर गांव में पहुंचे। उन्होंने सीधे रामू और शामू के पास जाने की बजाय गांव के मुखिया को पकड़ा। मुखिया जी, छगनलाल ने फिर चापलूसी शुरू की। आपकी मूंछें तो शेर की तरह हैं। आप तो इस गांव के राजा है। यह क्या बच्चों जैसा झगड़ा है? यह लीजिए। छगनलाल ने मुखिया को 50 सोने की मोहरें दी। यह इनाम है, शांति के लिए। मुखिया ने मोहरें ली और उन्हें छाती से लगाया। वाह, खुशी तो हुई। लेकिन जब छगनलाल ने मुखिया से झगड़ा सुलझाने को कहा, तो मुखिया ने अपने हाथ खड़े कर दिए। सेठ जी, झगड़ा पानी का नहीं, ईगो का है। ये रामू शामू किसी की नहीं सुनते। आप मोहरे मुझे दिए, झगड़ा सुलझाइए। झगड़ा और भड़का। छगनलाल गुस्से में दोनों भाइयों रामू और शामू के पास गए। अरे, तुम दोनों बेवकूफी मत करो। यह लो। छगनलाल ने दोनों को 20 से 20 मोहरें दी। जाओ, इस सोने से अगले गांव से पानी जरीद लो। क्या हुआ? रामू ने मोहरें ली और कहा, शामू ने मुझसे 20 मोहरें ज्यादा ले ली होंगी। यह झूठा है। शामू ने मोहरें ली और कहा, रामू को 100 मोहरें मिली होंगी, तभी यह इतना शांत है। दोनों भाई मोहरों के शक में पानी का झगड़ा भूलकर एक दूसरे पर गालियां फेंकने लगे। सोने ने गांव का माहौल और जहरीला कर दिया। हर आदमी दूसरे पर शक करने लगा कि उसे छगनलाल से ज्यादा सोना मिला होगा। छगनलाल ने हार मान ली। यह गांव सरदर्दपुर सही नाम है। ये लोग न सोने की कद्र करते हैं, न इज्जत की। इन्हें तो बस लड़ना आता है। छगनलाल 3 दिन से पहले ही भाग खड़े हुए। भाग 5, बीरबल की शांत एंट्री। जब छगनलाल भागा, तब बीरबल अपनी पुरानी दुबली पतली घोड़ी पर सवार होकर सरदर्दपुर पहुंचे। उनके पास न कोई थैला था, न कोई कीमती चीज, सिर्फ उनकी शांत मुस्कान और तेज दिमाग था।
बीरबल ने सीधे गांव में कदम नहीं रखा। वह गांव के बाहर एक सूखी पर मजबूत बरगद की छांव में बैठ गए और गांव को देखने लगे। बीरबल का अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। बीरबल ने देखा कि लड़ाई पानी की नहीं है, बल्कि ईर्ष्या और तलत्समी की है। उन्होंने देखा कि रामू और शामू दोनों ही मजबूत है, पर दोनों दुखी है। उन्होंने देखा कि गांव की सबसे बुजुर्ग औरत काकी रतनबाई अपने घर के बाहर सूखी रोटी बना रही थी। उन्होंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची, जिसका नाम रेशमा था, कुएं के पास अपनी प्यासी बकरी को पकड़े रो रही थी। बीरबल समझ गए, सोना और चापलूसी लालच को बघाते हैं, पर मीठी बातें, सच्ची प्रशंसा, आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाती है। और टूटा हुआ गांव सिर्फ आत्मसम्मान से ही जुड़ सकता है। भाग 6, मीठी बातों की शल्य चिकित्सा। बीरबल ने अपनी रणनीति बनाई। वह सबसे पहले कमजोर लोगों से मिले। पहला लक्ष्य, काकी रतनबाई, बुजुर्गियत का सम्मान। बीरबल चुपचाप काकी रतनबाई के पास गए। काकी जमीन पर बैठी सूखे आटे को पानी के बिना गूंथने की कोशिश कर रही थीं। बीरबल ने अदब से झुककर कहा, काकी जी, मैं इस सल्तनत का वजीर हूं। मैंने पूरी सल्तनत घूम ली है, पर मैंने आज तक इतनी हिम्मत वाली औरत नहीं देखी। बिना पानी के आटा गूंथना, यह हिम्मत नहीं, यह तपस्या है। आप इस गांव की आत्मा है, काकी। आपका साहस पूरे गांव को बचा सकता है। काकी रतनबाई, जिसकी किसी ने 20 साल से तारीफ नहीं की थी, कि आंखों में पानी आ गया। यह पानी आंसुओं का था, न कि कुएं का। बेटा, काकी ने भीगी आवाज में कहा, तुम कितने नेक हो। तुम्हारे शब्द मेरे हृदय को शांत कर गए। तुम्हें भूखा नहीं जाने दूंगी। काकी ने उन्हें एक सूखी रोटी का टुकड़ा दिया। बीरबल ने सम्मान से वह टुकड़ा खा लिया। दूसरा लक्ष्य, रेशमा, दयालुता की प्रशंसा। बीरबल उस बच्ची रेशमा के पास गए, जो रो रही थी। बेटी, बीरबल ने प्यार से कहा, तुम इस गांव की सबसे अच्छी बच्ची हो। पानी तो यहां किसी के पास नहीं है, पर तुम्हें अपनी बकरी की इतनी चिंता है। तुम्हारा दिल सोने से ज्यादा साफ है। रेशमा ने रोना बंद किया। आप मुझे झूठ नहीं कह रहे। नहीं बेटी, झूठी तारीफ तो छगनलाल सेठ ने की थी। मैं सच बोल रहा हूं। बीरबल ने रेशमा को चुप कराया और उसे वादा किया, तुम्हारे प्यारे दिल के कारण तुम्हें और तुम्हारी बकरी को जल्दी ही पानी मिलेगा। तीसरा लक्ष्य, रामू, ईमानदारी का सम्मान। बीरबल ने रामू को अलग बुलाया। रामू, बीरबल ने जोरदार आवाज में कहा, मुझे तुम्हारे झगड़े से कोई लेना देना नहीं। मुझे बस यह बताओ कि तुम्हारे पिता को गांव में क्यों याद किया जाता था। रामू ने गर्व से कहा, ईमानदारी के लिए। पिताजी बड़े ईमानदार थे। बीरबल ने कहा, रामू, तुम्हारा चेहरा ही बताता है कि तुम अपने पिता के रास्ते पर हो। तुम्हारी ईमानदारी की चर्चा पूरे इलाके में है। एक इतना बड़ा आदमी, जिसके पास इतनी ईमानदारी की दौलत है, वह एक छोटे से पानी के नाले के लिए अपने भाई से कैसे झगड़ सकता है। यह तुम्हारी शान के खिलाफ है। रामू का सीना फूल गया। उसे लगा, वाह, मेरी ईमानदारी इतनी मशहूर है। उसकी आंखों में ईगो का नहीं, ईमानदारी का अभिमान था। चौथा लक्ष्य, शामू, बुद्धिमानी का सम्मान। बीरबल ने शामू को बुलाया। शामू, तुम इस गांव के सबसे समझदार आदमी हो। तुम्हारे फैसलों की वजह से कई बार गांव मुसीबत से बचा है। शामू ने हामी भरी, जी हुजूर, मैं बड़ा समझदार हूं। बीरबल ने कहा, तो फिर एक इतना समझदार आदमी जो दूर की सोचता है, वह यह क्यों नहीं देख रहा कि अगर गांव खत्म हुआ तो उसकी सारी जमीन बंजर हो जाएगी। अगर तुम दोनों लड़ते रहे तो लोग मर जाएंगे। तुम्हारी समझदारी का क्या फायदा। एक समझदार आदमी कभी अपनों से नहीं लड़ता। शामू को लगा, वाह, मेरी समझदारी की तारीफ तो बादशाह तक पहुंच गई है। उसे लगा कि अगर वह लड़ना जारी रखेगा तो लोग उसे समझदार नहीं, मूर्ख कहेंगे। अंतिम दाव। बीरबल ने दोनों भाइयों को एक साथ बुलाया। देखो, मैंने तुम दोनों की सबसे बड़ी दौलत की तारीफ की है, रामू की ईमानदारी और शामू की बुद्धिमानी। बीरबल ने दोनों को एक छोटी सी बंद मुट्ठी दी। यह मेरा तोहफा है। यह सोने से भी ज्यादा कीमती है।
इसे खोना मत। अब जाओ। रामू, तुम शामू से माफी मांगो। शामू, तुम रामू को गले लगाओ और जाकर गांव के लोगों से कहो कि आज से नया कुआं एक साथ खोदेंगे। जब तक कुआं खोदना शुरू नहीं होता तब तक यह मुट्ठी मत खोलना। भाग 7। मीठी बातें आत्मसम्मान की पूंजी। दोनों भाइयों ने अपनी ईमानदारी और बुद्धिमानी की तारीफ सुनी। उन्होंने देखा कि काकी रतनबाई और रेशमा भी शांत है। उन्हें शर्म महसूस हुई। वे पहली बार बिना लड़े गले मिले। गांव के लोगों को जब पता चला कि बीरबल ने उन सबकी किसी न किसी अच्छे गुण की तारीफ की है, तो उनका खोया हुआ आत्मसम्मान जाग उठा। सारे गांव वाले एक साथ फावड़े लेकर कुआं खोदने निकल पड़े। जब कुआं खुदना शुरू हुआ तब रामू और शामू ने अपनी मुट्ठियां खोली। रामू की मुट्ठी में गुड़, जगेरी, मीठा था। शामू की मुट्ठी में सूखी मिर्च, चिली, कड़वा थी। गुड़ के नीचे एक छोटा सा संदेश लिखा था। शब्द गुड़ की तरह मीठे भी हो सकते हैं और मिर्च की तरह कड़वे भी। छगनलाल की मीठी बातों ने तुम सबको कड़वा बना दिया। मेरी मीठी बातों ने तुम सबको शांत किया। लेकिन असली दौलत न गुड़ है न मिर्च। असली दौलत वह है जो तुमने मिलकर खोदना शुरू की है। शब्द सिर्फ उस दौलत को पाने का रास्ता है। भाग 8। दरबार में अंतिम फैसला। 3 दिन बाद दरबार में अकबर ने पूछा, क्या हुआ बीरबल? सरदर्दपुर में सोना जीता या शब्द? छगनलाल ने अपना मुंह छिपा लिया था। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, शब्द जीते, सोना हार गया। छगनलाल के सोने ने लोगों को आपस में लड़ने पर मजबूर किया। मेरी मीठी बातों ने उन्हें फिर से एक दूसरे पर भरोसा करना सिखाया। मैंने उन्हें पैसा नहीं दिया, मैंने उन्हें उनकी ईमानदारी, बुद्धिमानी और हिम्मत वापस दी। गांव के कुछ लोग दरबार में आए और गवाही दी कि बीरबल ने बिना एक पैसा दिए उनका गांव बचा लिया। अकबर ने पूरे दरबार में ऐलान किया, बीरबल ने साबित कर दिया, चापलूस की मीठी बातें जहर है, पर सच्ची प्रशंसा की मीठी बातें सबसे बड़ी पूंजी है। ये आत्मसम्मान जगाती है और टूटे हुए समुदायों को जोड़ती है। अकबर ने 1 लाख अशर्सियां बीरबल को दीं और अंत में बादशाह ने सेठ छगनलाल को एक आखिरी सबक सिखाया। छगनलाल, तुम कहते हो कि तुम मीठी बातों से कुछ भी जरीद सकते हो। जाओ और मेरी शाही बावर्ची से अपनी सबसे मीठी तारीफ करके आज की रात का खाना तरीद कर दिखाओ। छगनलाल ने 1 घंटे तक बावर्ची की इतनी तारीफ की कि बावर्ची का सिर घूम गया। पर बावर्ची ने कहा, सेठ जी, मुझे तारीफ नहीं, तनख्वाह मिलती है। खाना चाहिए तो पैसा दो। सेठ छगनलाल अपमानित होकर वहां से चले गए। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मीठी बातें सिर्फ उन्हीं के लिए कीमती होती है जो उन्हें दिल से सुनते हैं, और जो दिल से बोलता है वही उन्हें सचमुच जानता है। आगरा का किला। वह दिन किसी भी अन्य दिन जैसा ही शुरू हुआ था जब तक कि वह भयानक घटना नहीं घटी। बादशाह अकबर अपने नवरत्नों के साथ जलमहल कुंड का निरीक्षण कर रहे थे। यह कुंड सदियों पुराना था और इसका पानी इतना गहरा, इतना शांत और इतना पवित्र माना जाता था कि मुगल सल्तनत के खास समारोह यहीं होते थे। बादशाह के हाथ में था सल्तनत का सबसे बेशकीमती खजाना, एक विशालकाय बेदाग पन्ना जिसे कोह-ए-नूर आगरा कहा जाता था। उसकी हरी चमक ऐसी थी कि अंधेरे में भी रास्ता दिखा दे। अकबर ने कुंड के किनारे खड़े होकर सबको संबोधित किया। यह पन्ना, उन्होंने कहा, हमारी सल्तनत की शान है। यह हमारी दौलत का प्रतीक है। और तभी गजब हो गया। अकबर के हाथों से वह विशालकाय पन्ना फिसल गया। न किसी को कुछ कहने का मौका मिला, न किसी को पकड़ने का। एक हल्की सी छपाक की आवाज आई और कोह-ए-नूर आगरा कुंड की गहरी मैली तहों में हमेशा के लिए खो गया। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह अकबर सदमे में अपनी आंखें मलते रह गए। अल्लाह, यह क्या हो गया? कुछ ही देर में अकबर का गुस्सा और निराशा चरम पर पहुंच गई। कोई इसे बाहर निकाले, अभी, इसी वक्त। हम किसी भी कीमत पर इस शाही पन्ने को खो नहीं सकते। लेकिन कुंड का मुंह बहुत छोटा और संकरा था और पानी इतना गहरा था कि उसकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल था। नीचे गाद और मिट्टी भी बहुत थी। भाग 2। बड़ी ताकत।
बड़ी विफलता। बादशाह ने तुरंत दरबारियों को आदेश दिया। अब शुरू हुआ विफलता का मजेदार और निराशाजनक दौर। पहली विफलता, ताकत का घमंड। सबसे पहले आए सल्तनत के सबसे बलशाली पहलवान झंडू सिंह। उनका डील डॉल हाथी जैसा था। जहां पनाह, झंडू सिंह दहाड़े, ताकत का काम है, हम अभी पानी पीकर कुंड खाली करके पन्ना ले आते हैं। उन्होंने कुंड के संकरे मुंह में घुसने की कोशिश की, लेकिन पहलवान की छाती और कुंड का मुंह ऐसा भिड़े कि झंडू सिंह न अंदर जा पाए न बाहर निकल पाए। वह बीच में फंस गए और जोर जोर से कराहने लगे। 10 सिपाहियों ने खींचकर उन्हें जैसे तैसे बाहर निकाला। झंडू सिंह पसीने से तर और शर्मिंदा थे। सबक, जहां नाजुक काम हो वहां सिर्फ ताकत बेकार है। दूसरी विफलता, दौलत का जाल। अब बारी आई सल्तनत के सबसे अमीर जौहरी सेठ हीराचंद की। जहां पनाह, दौलत हर चीज को जरीद सकती है, सेठ हीराचंद बोले। उन्होंने तुरंत चांदी के तारों से एक विशालकाय, बहुत ही महंगा जाल बनवाया। जाल कुंड में उतारा गया, लेकिन चांदी का जाल इतना भारी था और पानी इतना गाद भरा कि जाल पन्ने तक पहुंचा ही नहीं। जैसे ही उसे नीचे धकेला गया, कुछ तार टूट गए और जाल और भी ज्यादा उलझ गया। उसे बाहर निकालना ही मुश्किल हो गया। सबक, महंगी चीजें हमेशा सही समाधान नहीं होती। तीसरी विफलता, मुल्ला का बेतुका उपाय। मुल्ला दो प्याजा को लगा कि यह मौका है बीरबल को नीचा दिखाने का। जहां पनाह, मुल्ला आगे आए। उपाय बड़ा सरल है।